हेलो, नमस्कार एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज एमसीक्यूज में कुछ नए क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की जो ये वीडियो है वो। और वीडियो को आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, यानी जो सही कथन है वो आपको बताना। और इसमें कोट दिए हुए हैं तो आपको ये बताना कौन कौन से सही है। ऋग वैदिक काल में सामान्यतः राजतंत्र का प्रचलन था। ऋग वैदिक काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं था, ये बात भी सही है। और सभा और समिति राजा के निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। 4 प्रकार की समितियां हुआ करती थी उस समय, जिसमें 2 थी सभा और समिति। ऋग्वेद में अंतिम उल्लेख राजा संबर का था और राजनीतिक संगठन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। तो ये दोनों कथन है, ये दोनों गलत है। तो इसमें आएगा ऑप्शन सी। जो अंतिम राजा का उल्लेख है वो था राजा सगर। राजा सगर का उल्लेख किया गया अंतिम राजा के रूप में। और जो शासन की सबसे छोटी इकाई थी वो ग्राम ना होकर वो थी कुल। कुल या परिवार। परिवार सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। गांव की जगह आएगा परिवार। तो ऑप्शन सी आएगा इसमें। ये देख लो आप, मोटा मोटा हेरफेर है। सगर की जगह संबर कर दिया और कुल की जगह या परिवार की जगह ये गांव कर दिया। बस इतना से हेरफेर किया और आपका क्वेश्चन गलत हो गया। ऋग्वैदिक युग में राजा भूमि का स्वामी नहीं हुआ करता था। अभी तक उसको स्वामी तो प्राप्त नहीं हुआ। ऋग्वेद के बाद जब उत्तरवैदिक काल हम देखेंगे तो उत्तरवैदिक काल में देखते हैं कि उसको स्वामित्व के कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। अभी तक उसको इस तरह की अधिकार प्राप्त नहीं थे और ना ही उसको कर लेने का या उपहार लेने का कोई अधिकार प्राप्त हुआ था। लोग अपनी इच्छा से उसको कर या उपहार दिया करते थे। वह प्रधानतः युद्ध का नेता हुआ करता था। ऋग्वेद में उल्लेखित अंतिम राजा सगर था। सगर था, ना कि संबर था। संबर दस्यु राजा हुआ करता था उस समय, जिसे दिवोदास ने पराजित किया। राजनीतिक संगठन की सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार थी। कुल के बाद गांव। गांव निम्नलिखित में कौन सी ऋग्वेदिक शाखा नहीं है। वास्कल, संखायन, सौनक और शाक्कल। तो इसमें सौनक आएगी। सौनक आपकी अथर्ववेद की शाखा है, ये ऋग्वेदिक शाखा नहीं है। चलिए देखते हैं इन शाखाओं के बारे में। 4 वेद है, 4 वेदों की उप शाखाएं भी दी हुई है, वो कौन कौन सी है। तो इसमें आपका ऑप्शन आएगा सी। तो ऋग्वेद की 5 शाखा है। 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसमें सबसे पुराना ऋग्वेद है। ऋग्वेद की 5 शाखाएं, यानी इसके 5 भाग मान सकते हैं एक तरीके से हम। 5 भाग है, कौन कौन से है। शाक्कल, वास्कल, संखायन, मांडुक्य और आश्वालयन। तो आपको इनको याद रखना है, इनकी उपशाखाएं कौन सी, किसकी उपशाखा है, क्योंकि मिलान वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। यजुर्वेद के 2 भाग है, कौन कौन सा है। एक तो है कृष्ण यजुर्वेद, एक है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष आपने सुने होंगे, तो वही है कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं, कांठक, कपिष्ठल, तैत्तरीय और मैत्रायणी। उसी प्रकार शुक्ल की यजुर्वेद की 2 है, माध्यदिन और कणव। ये 2 शाखाएं यजुर्वेद की है। सामवेद की 3 शाखाएं, कौथुमीय, जैमिनीय और रामायणीय। ये 3 शाखाएं सामवेद की। अथर्ववेद की पिपलाद और सौनक। तो जो क्वेश्चन में सौनक पूछा गया था वो किसकी शाखा है, अथर्ववेद की। आप इन चारों वेदों की ये जितनी भी शाखाएं हैं उनको आप याद कर लेना, क्योंकि ये मिलान वाले क्वेश्चन में बहुत बार पूछी जाती है। जिसमें मेनली होती है एक तो तैत्तरीय, मैत्रायणी, कणव, जमीनीय, कौथुमीय, पिपलाद और सौनक। ये जो 6-7 उप शाखाएं हैं इनको तो आप जरूर याद रखना, क्योंकि ज्यादातर यही शाखाएं पूछी जाती है। तो अगला क्वेश्चन है वही कि राजनीतिक संगठन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। यानी आपको पद क्रम में बताना है कि छोटी से लेकर बड़ी इकाई तक, यानी सबसे निचले स्तर पर कौन है, उससे ऊपर कौन है। जैसे कि आज के समय में होता है सबसे छोटी इकाई ग्राम, ग्राम के ऊपर जिला स्तर, तहसील स्तर, तहसील स्तर से ऊपर जिला स्तर, उसके ऊपर राज्य स्तरीय, उसके ऊपर केंद्र सरकार। इस तरह इसमें पूछा है कि सबसे छोटी इकाई से लेकर बड़ी इकाई। तो इसमें जो होगी वो होगा ऑप्शन बी, कुल। कुल सबसे छोटी इकाई और सबसे बड़ी इकाई जन।
ये मान सकते हैं आज के ग्राम से लेकर केंद्र सरकार तक का इसमें सोपान क्रम दिया है या पद क्रम दिया हुआ है, हायरार्की। ऑप्शन बी। कुल यानी परिवार, परिवार से मिलकर बनते थे गांव, गांवों से मिलकर बनते थे विश्व, और विश्व से मिलकर बनते थे जन। कुल परिवार का मुखिया कुलप कहलाता था, यह सबसे छोटी राजनीतिक इकाई थी। और यह भी याद रखना इनके मुखिया को क्या बोला जाता था, तो कुल का जो मुखिया होता था या परिवार का जो मुखिया होता था उसको कुलप बोला जाता था। जब कई सारे कुल मिल जाते थे तो एक गांव का निर्माण होता था, गांव का मुखिया कहलाता था ग्रामणी। और इसके पास सैनिक और असैनिक दोनों तरह के अधिकार हुआ करते थे, सैनिक और असैनिक दोनों तरह के कार्य किया करता था। और अनेक जब गांव मिल जाते थे तो आज क्या कहलाती है, तहसील कहलाती है, तो उस समय वो कहलाती थी विस। अनेक गांव का समूह क्या कहलाता है, विस। इसका मुखिया कौन होता था, विसपति। और अनेक विसों का समूह क्या बन जाता है, जन। यानी अनेक तहसीलें मिलकर क्या बनती है आज के टाइम में, जिला। तो उसी प्रकार अनेक विसों से मिलकर क्या बनता था, जन। और जन का मुखिया कौन होता था, राजा। तो इसको आप याद रखना। सबसे नीचे कुल, कुल के ऊपर गांव, गांव के ऊपर विश्व, और सबसे ऊपर जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल में महिलाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, आपको कूट दिए हुए कूट से मिलान करना है। तो महिलाएं सभा एवं विदत में भाग लेती थी। जो मैंने 4 समितियां बताई थी, सभा, समिति और तीसरी कौन सी है, विदत। महिलाएं राजनीति में भाग लेती थी, उन्हें संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त थे। समाज में सती प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। ऋग्वेद में घोषा, लोपा, विश्वावारा और आदि शिक्षित स्त्रियों का उल्लेख किए गए। तो आप इसको एलिमिनेशन के मेथड से बिल्कुल आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप तीसरा हटा दें, जैसे आपको पता उन्हें संपत्ति संबंधी अधिकार महिलाओं को उस समय भी प्राप्त नहीं थे, तो इसमें तीसरा हटा दो, डी हट गया, सी हट गया और बी भी हट गया, तो कौन सा रह गया, ऑप्शन ए। तो अगर आपको एक भी पता है, एलिमिनेशन मेथड इसको बोलते हैं कि अगर आपको पूछा है उसमें से कन्फर्म आपको पता है कि ये सही होगा या ये गलत होगा, तो उसके बेस पे आप ऑप्शन को हटा सकते हैं। और उसमें अगर आपके एक या 2 ऑप्शन चले जाते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है क्वेश्चन सही होने की। तो इसमें ऑप्शन 3 गलत होगा। बाकी महिलाएं सभाओं समितियों में भाग लेती थी, ये राजनीति में भाग नहीं लेती थी। सती प्रथा के भी प्रमाण नहीं मिलते, परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से मिलते हैं। एक जगह उल्लेख किया गया है कि किसी राजा की पत्नी थी, उसको सती के लिए बिठाया गया लेकिन उसको वापस उतार लिया था चिता से। तो बस नाम मात्र सती के प्रमाण मिलते हैं। और ऋग्वेद में इन महिलाओं का उल्लेख मिलता है, ये शिक्षित महिलाएं थी, विद्वान महिलाएं थी। ऑप्शन ये आएगा इसका। राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था, संपत्ति संबंधी अधिकार भी नहीं था, सती प्रथा प्रमाण नहीं मिलते। लेकिन 10वें मंडल में औपचारिकता का उल्लेख आता है, किसी स्त्री ने अपने मृत पति के साथ चिता पर लेटती है तथा फिर उसके संबंधी उससे उठने का आग्रह करते हैं। तो इसका एक अप्रत्यक्ष रूप से या अनौपचारिक रूप से या औपचारिक रूप से हम बोल सकते हैं कि एक बात उससे मिलती है ऋग्वेद में। लेकिन जो सती प्रथा जो मूल रूप था, जैसे हम बाद में मध्यकाल में देखते हैं, तो वो मूल रूप ऋग्वेद में नहीं मिलता। बाकी इसमें अगर आपको जिस तरह से ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आपको एक भी पता हो तो आप बिल्कुल एलिमिनेशन मेथड से बिल्कुल इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो और उनको संपत्ति संबंधी अधिकार नहीं थे, लेकिन जब उनका विवाह होता था उनको दहेज में जो भी कुछ मिलता था, जो भी गहने वगैरह या फिर कुछ भी जो मिलता था, तो वो सब पर उसी महिला का अधिकार होता था जिसको ये मिलता था। अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद के विषय में निम्न में कौन सा कथन सही है। तो ये अथर्ववेद के बारे में बताना है। अंग एवं मगध का सर्वप्रथम उल्लेख है। राजा परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। पुत्री को कृपण कहा गया है। गो हत्या करने वालों के लिए मृत्युदंड का विचार है। जनता द्वारा राजा के चुनाव का उल्लेख है।
तो इसमें सारे ऑप्शन सही है, लेकिन जो ये पुत्री और कृपण कहा गया है ये इसमें गलत है, क्योंकि ये अथर्ववेद में नहीं कहा गया, ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया, ऐतरेय ब्राह्मण, इसमें इसका उल्लेख किया गया है, अथर्ववेद में नहीं है। तो आप तीसरा हटा दो, इसमें तीसरा हटा दो तो ऑप्शन ए हट गया, ऑप्शन सी भी हट गया और ऑप्शन डी भी हट गया। एलिमिनेशन का ये फायदा है, अगर आपको एक भी इसमें ऑप्शन में कन्फर्म हो कि ये नहीं होगा या ये होगा, तो आप एलिमिनेट करके बिल्कुल आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसका आएगा ऑप्शन बी। अथर्ववेद इहलोकी विश्व प्रथा, इहलोकी, इहलोकी क्या होते हैं, यानी जो यहाँ की जो बातें थी, यानी एक होता है परलोक, दो तरह के लोगों की चर्चा की गई है। एक होता है परलोक जिसे हम बोलते हैं स्वर्ग, एक होता है इहलोक जिस लोक में हम रहते हैं, यानी पृथ्वी लोक जिसको बोलते हैं। सांसारिक बंधनों में जो बंधा होता है, सांसारिक रूप से अपना जीवन यापन करता है, उसको बोलते हैं इहलोक। तो इहलोक विश्व के बारे में जानकारी दी हुई है, सांसारिक बंधनों के बारे में इसमें जानकारी दी हुई है। अथर्वा ऋषि इसके प्रथम लेखक थे, या बोल सकते हैं कि अथर्वा ऋषि ने इसको प्रारंभ किया था लिखना, तो इसलिए इसको अथर्ववेद बोला जाता है। इसमें 20 कांड, 731 सूक्त और 6000 मंत्रों का उल्लेख किया गया है। 6000 मंत्रों का संग्रह एक तरह की बुक है। इसमें 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए। यह आर्य नार्य संस्कृति के मिलन का परिणाम माना जाता है। इसमें कुछ ऋचाएं ब्रह्म विद्या के संबंध होने के कारण इसे ब्रह्म वेद या पुरोहित वेद भी कहा जाता है। मगध के लोगों को इसमें वात्य कहा गया है। इसमें पुत्री के जन्म पर खिन्नता प्रकट की गई है। पुत्री के बारे में इसमें उल्लेख जरूर किया गया है, लेकिन उसको कृपण नहीं बोला गया। पुत्री और कृपण ऐतरेय ब्राह्मण में बोला गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में बताया है कि पुत्री कृपण होती है। चांदी का उल्लेख भी सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। इसके अनुसार राज्य की आय का 16वां भाग मिलता है। इसमें एक जड़ी बूटी का नाम भी मिलता है, अरुधति। और अथर्ववेद के 19वें मंडल में काल को सृष्टि का मूल बताया गया। सती प्रथा का उल्लेख है। सर्वप्रथम मेहरों एवं गन्ने का उल्लेख है। शल्य चिकित्सा का उल्लेख है। युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क से होता है। इस उक्ति का बात भी अथर्ववेद में मिली है। तो अथर्ववेद के बारे में आप इतनी बातें याद रखना कि अथर्ववेद किसके नाम पर इसको न जाना जाता है, इसमें कितने मंत्र है, कितने कांड है और इसमें क्या क्या बातें बताई गई है। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं, इनको आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन विद्युत के संबंध में असत्य है? असत्य मतलब गलत है। आपको ये बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें कौन सा गलत है। अल्तेकर के अनुसार विद्युत आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी। अल्तेकर के अनुसार यह विद्वानों की परिषद थी। अल्तेकर के अनुसार यहाँ धार्मिक एवं दार्शनिक प्रश्नों पर विचार विमर्श होता था। प्रशासन में यह भाग नहीं लेती थी। आर.एस. शर्मा के अनुसार इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लिया करते थे। तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो गलत है, क्योंकि अल्तेकर ने यह बात नहीं कही थी। चलिए देखते हैं इनके बारे में, विद्युत के बारे में। ऑप्शन ए गलत पूछा आपसे, असत्य यानी गलत। तो आर.एस. शर्मा के अनुसार विद्युत आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी, जिसमें सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सैन्य कार्य संपन्न किए जाते थे। सामान्यतः विद्युत सैनिक लूट का बंटवारा करने वाली संस्था थी। यानी विद्युत थी वो किससे संबंधित थी? सैनिकों से संबंधित थी। सैनिकों की सभा हम इसको बोल सकते हैं। जो भी लूटमार होती थी उस समय युद्ध होता था। युद्ध मुख्यतः किसके लिए हुआ करता था? उस समय गायों के लिए। तो उसमें जितनी भी दूसरे कबीलों से लूटमार करते थे, जो भी धन प्राप्त होता है या गाय प्राप्त होती है, जो कुछ भी प्राप्त होता, उसका बंटवारा यही समिति करती थी। सभा और समिति भी दो उस समय की जो समितियां हुआ करती थी, उसमें भी क्या विद्वानों का विद्वान लोग बैठते, जो मुख्य मुख्य लोग होते थे गांव के, या मंत्री बोल सकते हैं उनको, वो बैठते हुए वो सारे फैसले लिया करते थे। इसमें कबीलाई तत्वों की प्रधानता थी। ऋग्वेद में विद्युत शब्द का 122 बार उल्लेख किया गया है। तो इसको आप याद रखना कि ऋग्वेद में किसका उल्लेख किया गया, विद्युत का कितनी बार? 122 बार। तो ये थी विद्युत के बारे में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन ऋग्वेदिक देवता अग्नि के संबंध में असत्य है? असत्य मतलब गलत है। ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 सूक्त है।
देवताओं का नेत्र कहा गया है। अग्नि देवताओं एवं मनुष्य के मध्यस्थ है। अग्नि को जाति वेद से एवं भुवन चक्षु कहा गया है। अब ये मान लो कि आपको इसमें कुछ भी नहीं पता, तो आपको अगर एक ऑप्शन पता है कि अग्नि देवताओं के मनुष्य मध्यस्थ है, तो ये सही है, आपका सही है, तो मतलब इसने पूछा कौन सा गलत होगा, तो सही वाला हम ऑप्शन हटा देंगे। तीसरा 5 ये नहीं, ये 3 होगा, तो इसमें 2 ऑप्शन हट गए। अब आपको दूसरा, चौथा और दूसरा ये कन्फर्म पता चल गया कि दूसरा ऑप्शन है वो आपका गलत होगा। अब आपको ये देखना है कि चौथा गलत है या नहीं। तो इसमें प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है आपकी क्वेश्चन सही होने की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 50% हो गया कि आपके इन दोनों में से एक है। अगर आपको ये पता है तो आपका सही हो जाएगा, लेकिन फिर भी प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी कि आपका सही होने का चांस ज़्यादा है। तो इसमें अग्नि को जाति वेद ये कहा गया है, ये बिल्कुल सही बात है, तो इसमें ऑप्शन ए भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा गलत हो गया, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अग्नि को देवताओं का मुख कहा गया है। अग्नि को क्या बोला गया, मुख, नेत्र नहीं बोला गया। नेत्र किसको कहा गया है, वरुण को, वरुण को नेत्र कहा गया है और अग्नि को मुख कहा गया है। अग्नि को घोष एवं पृथ्वी का पुत्र भी कहा गया है। सूर्य के समान सर्वदृष्टा होने के कारण भवन चक्षु भी कहा गया है। अग्नि के माध्यम से देवताओं की आहुतियां दी जाती है। पहले क्या होता था, यज्ञ वगैरह क्यों किए जाते थे, क्योंकि अग्नि जो देव है वो एक मध्यस्थ का कार्य करते थे, जनता की बातों को देवताओं तक पहुंचाते थे। डायरेक्ट देवताओं से बात नहीं होती थी उस समय, तो अग्नि को माध्यम बनाया गया कि आप हमारी बात को देवताओं तक पहुंचाइए और हमारी मनोकामना को पूर्ण करवाइए। अद्वैतवाद की प्रथम अनुभूति ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में होती है। तो ये थी अग्नि के बारे में कुछ बातें। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है। सरस्वती ऋग्वेदिक काल की सबसे पवित्र नदी थी। कृषि ऋग्वेदिक कार्यों का मुख्य व्यवसाय था। ऋग्वेदिक आर्य मुख्यतः सप्त सिंधु प्रदेश में निवास करते थे और ऋग्वेदिक कालीन समाज समतावादी समाज था। तो इसमें कृषि थी, वो मुख्य व्यवसाय नहीं हुआ करती थी। उस समय ऋग्वेदिक काल में पशुपालन ही मुख्य व्यवसाय था, पशुपालन। कृषि कब मुख्य व्यवसाय बनी, उत्तर वैदिक काल में। जब ऋग्वेदिक काल समाप्त हो और उत्तर वैदिक काल का प्रारंभ हुआ तो उस समय लोग स्थायी निवास करने लगे, उस समय जाकर कृषि है वो मुख्य व्यवसाय बनी। तो कौन सा गलत है, दूसरा गलत होगा, तो बाकी को हटा दो, दूसरा छोड़ दो। इसमें दूसरा नहीं है, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब आपको बी और डी में बताने कि तीसरा या चौथा कौन सा गलत होगा। तो ऋग्वेदिक काल सप्त सिंधु सभ्यता में बसे हुए थे, ये बात सही है, तीसरा सही है, तीसरा नहीं होगा, वो बचेगा कौन सा, डी, ऑप्शन डी आएगा इसमें। क्योंकि जो प्रारंभिक आर्य आए थे वो हड़प्पा सभ्यता का जहाँ पे पतन हुआ था, सिंधु सभ्यता के जो प्रदेश थे उन्हीं के ऊपर उन्होंने अपना बसाव किया था, अपना निवास स्थान बसाया था। उसके बाद वो धीरे धीरे माइग्रेट हुए, कहाँ की तरफ, गंगा घाटी की तरफ माइग्रेट हुए थे। और दक्षिण भारत में अभी भी इनके उल्लेख नहीं मिलते हैं आर्यों के, ये भी आप याद रखना है। तो ऑप्शन डी आएगा। एलिमिनेशन मेथड से आप कर सकते हैं। अगर आपको एक ऑप्शन पता है तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी आपके सही होने की। ऋग्वैदिक संस्कृति ग्रामीण पशुपालन आधारित पितृसत्तात्मक थी। पहली बात ग्रामीण थी, दूसरी बात पशुपालन आधारित थी। पशुओं को पाला जाता था, गाय को, भेड़ को, बकरी को, इस तरह के पशु पाले जाते थे। व्यवसाय का मुख्य ये साधन हुआ करते थे। और पितृसत्तात्मक थी। पितृसत्तात्मक जैसे आज का समाज पितृसत्तात्मक है, पुरुषों की प्रधानता थी। पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। आर्य प्रारंभ में सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों सतलज, व्यास, रावी, यस्किनी, वित्सता और सरस्वती इस क्षेत्र में रहते थे। यानी जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ उन्हीं क्षेत्रों पे आर्यों का आगमन हुआ था, जिसे सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं। सिंधु घाटी का जो क्षेत्र है उसको क्या बोला जाता है, सप्त सिंधु प्रदेश बोला जाता है, क्योंकि वो 7 नदियों का संगम स्थल है। ऋग्वेदिक काल समाज वर्ण विहीन व समतावादी नहीं था। वर्ण विहीन का मतलब उसमें जाति पाति इस तरह की नहीं थी, वर्ण विभाजित समाज था। 4 वर्णों में बंटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हाँ, इसमें आज की तरह जाति के आधार पर वर्ण व्यवस्था नहीं थी, जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था नहीं थी। इसमें थी कर्म के आधार पर या काम के आधार पर। आप ऋग्वेद में एक जगह
उल्लेख भी मिलते हैं कि मैं कवि हूँ, मेरी माता अनाज पीसती है, इस तरह की एक बात कही गई है। तो कर्म के आधार पर इसमें विभाजन हुआ करता था, जन्म के आधार पर विभाजन नहीं था जैसे कि आज है। और ये समतावादी भी नहीं था। ये समतावादी क्या होता है? समानता, हर कोई समान है या बराबर है, तो समानता नहीं थी इस समाज में। तो धन्यवाद। आज की तरह इतने ही क्वेश्चन। तो कल हमने कुछ नए क्वेश्चन लेके आए हैं, कुछ नए टॉपिक पर भी लेके आएंगे। ऋग्वैदिक काल में भी और क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर वैदिक काल में भी देखेंगे। तो ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी बीच बीच में, और बीच बीच में मैं आपको कॉन्सेप्ट भी करवाता रहूँगा अनेक टॉपिकों पर। आप कमेंट करके बताना कि आपको कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ना है, मैं उसी के बारे में नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा फिर। थैंक यू, बाय।